हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। पहले इस वीडियो पे हम लोग इस एक्सरसाइज के बेसिक बात को जानेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। इस एक्सरसाइज में पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए, लीनियर इक्वेशंस अगर सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस है तो वो कुछ इस ढंग से नजर आएगा, और सवाल अगर 3 वेरिएबल के फॉर्म में है तो कुछ इस ढंग से नजर आएगा। हमें या तो इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा या फिर इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा और इसका सॉल्यूशन निकालने बोलेगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका एग्जांपल में 2x + y = 3 और फिर 3x - 2y = 4। ये किस टाइप का लीनियर इक्वेशन है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म पे है। मतलब ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है ना। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के जगह पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। अगर यही चीज 3 वेरिएबल के फॉर्म में रहा तो सवाल कुछ इस ढंग से नजर आएगा, जैसे 2x + 2y + 3z = -4, 5x - y + 2z = 0, 3x + y - 2z = 5। इस टाइप से हमारे पास सवाल रहा। तो ये हमारा 3 वेरिएबल के फॉर्म पे है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है? इन दोनों टाइप के सवाल में हमारा सॉल्यूशन मतलब क्या है कि x y z का वैल्यू निकालना है। इस फर्स्ट वाले टाइप का सवाल में भी हमें x और y का वैल्यू निकालना है और सेकेंड वाला में भी x y z का वैल्यू निकालना है। अब आप लोग सोचते होंगे ये जो सेकेंड वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन इसका हम लोग सॉल्यूशन क्लास 10 में कर चुके हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन क्लास 10 में आप लोग कैसे किए हुए हो? इसको इक्वेशन मानता था 2x + y = 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और 3x - 2y = 4, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। फिर इसके बाद क्लास 10 में हम लोग x y वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे कि कोई भी या तो x का या फिर y का कोएफिशिएंट को मैच कराते थे। जैसे अगर हम y को मैच कराना चाहते हैं तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 1 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x + 2y = 6, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x - 2y और = 4। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे 7x और = 10। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 10/7। ये x निकल गया। अब इस x को हम इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते थे। तो ये क्लास 10 का मेथड था x और y का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अब क्या है कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि सवाल तो बिल्कुल वही रहेगा और आंसर जैसे इस फॉर्म से जो x और y का वैल्यू आया है, अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से निकालना होता है, इस चीज को मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमें इस टाइप के सवाल को अब डायरेक्ट इस मेथड से नहीं बनाना है, मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, और फिर इस टाइप के सवाल को भी मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। तो मैट्रिक्स मेथड से बनाएंगे कैसे, उसका डिस्कशन करते हैं। पहले हम 2 वेरिएबल का बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो सवाल है वो 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है और हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। तो आपको पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। लिखने का प्रक्रिया क्या रहेगा? यहां पर लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो x का कोएफिशिएंट है इसको ऐसे लिखो, a1 लिखो, फिर a2 लिखो, फिर इसके बाद y का कोएफिशिएंट को लो, क्या है? b1 है, b2 है, और इसको एक मैट्रिक्स मान लो। फिर इसके जस्ट आगे फिर से हमें एक मैट्रिक्स लेना है, और देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल x और y। हम यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे y लिए। वर्टिकल शेप में ही लेना, वर्टिकल शेप में ही लेना, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना। और = ये हमारा क्या है? कांस्टेंट राइट साइड का,
हम इसको इक्वल टू के बाद लिख रहे हैं, इसको भी वर्टिकली ही लिखना है सुविधा के लिए। यह प्रक्रिया से मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखा जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, एक मैट्रिक्स जितना वेरिएबल है एक्स वाई वर्टिकल फॉर्म पे, इक्वल टू का साइन था, C1 C2 ऐसे लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको इसका नेमिंग कर लेना है। इसका नेम ए ले लो, लेट ए इक्वल टू, इसका नाम हम लोग क्या ले रहे हैं, मैट्रिक्स ए, A1 A2 B1 B2। हमेशा एक ही मेथड से चलेगा सारा क्वेश्चन, याद रखना प्रक्रिया को। हम इसको ए मान रहे हैं, इसको एक्स मानना, इसको मैट्रिक्स एक्स मानोगे, क्योंकि ये वेरिएबल फॉर्म पे एक्स मानना अच्छा लगा हम लोगों को, कैपिटल पे। और इस मैट्रिक्स का नाम बी मान लेना। नाम है कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मेरा विचार से ये नाम थोड़ा सा बढ़िया लगता है। इसको ए, इसको एक्स और इसको बी मान लिए। क्लियर बात। फिर उसके बाद आगे बढ़िए। अगर हम यहाँ पे नेमिंग के हिसाब से इसको लिखना चाहें तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी। अब देखो हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू, और एक्स और वाई कौन से मैट्रिक्स पे है, मैट्रिक्स एक्स पे। इसीलिए हम चाहते हैं ये जो मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स है, अकेले हो जाए किधर, लेफ्ट पोर्शन पे। और ऐसा करने के लिए अगर हम यहाँ पे x को अकेले रखना चाहते हैं तो ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और इसको a इनवर्स इंटू बी लिख सकते हैं। तुम लोग सोचेगा सर ये कैसे लिख लिए। देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे रफ पे समझाते हैं। ax इक्वल टू क्या है, b, ax इक्वल टू b है। दोनों तरफ हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन पे सेम वर्क दोनों साइड हम लोग कर सकते हैं। अब a इनवर्स इंटू a का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये पिछला एक्सरसाइज में ही बता चुके हैं। और फिर x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। अब अगर हम कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद x मिल जाएगा हमें, i से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। यही चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिए हैं, और आप लोग भी डायरेक्ट लिखना सीख लो कि x किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी के इक्वल, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सवाल बनाने का प्रक्रिया, जब अभी हम लोग ये तो प्रक्रिया बता रहे हैं, जब अभी हम एक्सरसाइज का सवाल बनाएंगे तो बिल्कुल यही प्रक्रिया में बनाएंगे। अब इक्वेशन मान के हम लोग छोड़ दिए हैं। अब ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि देखो x मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स x है जहां पर एक्स वाई है, ये किसके इक्वल होगा, a इनवर्स इंटू बी के इक्वल होगा। अब अगला टारगेट यहां से आपका क्या होगा, यहाँ जो मैट्रिक्स a आया है, ये वाला मैट्रिक्स, इससे हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ये, यहाँ कुछ सवाल रहेगा तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। फिर इसके बाद कोफैक्टर ऑफ ए निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ पूरे ए को निकालोगे। फिर इसके बाद एडजॉइंट निकालोगे, यानी कि ए इनवर्स, पिछला वाला एक्सरसाइज पे हम इनवर्स निकालना सिखाए थे ना, तो ए इनवर्स आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग तो यहाँ होना ही है। देखो ना, x इक्वल टू किसके इक्वल है, a इनवर्स इंटू बी के, तो आपको ये इनवर्स निकालने आना चाहिए। तो अगर आपको इनवर्स निकालने नहीं आ रहा है तो पिछला एक्सरसाइज पहले कंप्लीट कर लीजिए, 7 वाला एक्सरसाइज को। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू इसका ट्रांसपोज होता है, ये जो यहाँ पर आया है उसका ट्रांसपोज होता है, और फिर a इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a इनवर्स जो यहाँ पे हमें मिला है, कोई मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू, ये जो a इनवर्स है, a इनवर्स के स्थान पे ये वाला मैट्रिक्स रखेगा, इन मैट्रिक्स को रख लोगे। और साथ में b जो हमारा यहाँ पर था, b C1 C2 है, C1 C2, इससे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इधर x है ना, तो यहाँ x और y के फॉर्म के जैसा आपको तो मिल जाएगा, क्योंकि x किसके इक्वल है, x x y के इक्वल है। और जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये x यहाँ के एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा और y यहाँ के एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, और यही प्रक्रिया है।
अगर बात अभी भी पूरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, हम लोग जब एक्सरसाइज का सवाल करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि ए इन्वर्स निकालने आना चाहिए। अगर ए इन्वर्स नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आ रहा है मैट्रिक्स का, तो फिर समझ में नहीं आ सकता है। अब ये तो हमारा था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। अगर सवाल 3 वेरिएबल के फॉर्म पे रहा तो जैसे यहाँ जो सवाल है ये हमारा 3 वेरिएबल के फॉर्म में है। प्रक्रिया फिर से वही है, हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म से बनाना चाहते हैं ना, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। यहां भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख लेना है। ये हमारा हो जाएगा A1 A2 A3, फिर y का कोफिशिएंट को लेना है B1 B2 B3, फिर z के कोफिशिएंट को लेना है C1 C2 C3। इसको क्लोज कर दो, एक मैट्रिक्स बन गया। इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल। वर्टिकली लिखना है x y z इस टाइप से, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना, सुविधाजनक रहता है ऐसा लिखने से। बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ऐसा ही लिखना है आपको, वर्टिकली लिखना है। और इक्वल टू के बाद आपके पास जो एलिमेंट है D1 D2 D3 ये हो गया। इसके बाद हमें नेमिंग कर लेना है, तो इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग क्या लेते हैं? A लेते हैं। लेट A इक्वल टू A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। हम इसको X मान लेंगे, X इक्वल टू X Y Z, और इस मैट्रिक्स को B मान लेंगे, B इक्वल टू D1 D2 D3 D1 D2 D3। नेमिंग करने के बाद अगर हम इसको, इस इक्वेशन को, जो मैट्रिक्स फॉर्म पे जो इक्वेशन है, नेमिंग के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो Ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। देखो इसका नाम A है, इसका नाम X है, Ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। और यहां से आप लोगों को X का वैल्यू निकाल लेना है। अभी बताए थे X किसके इक्वल होता है? A इनवर्स इंटू B के इक्वल, और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर इसके बाद अगला टारगेट आपका क्या है? A का इनवर्स निकालना है। और A इनवर्स निकालने के लिए प्रक्रिया क्या होता है कि पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो। A का डिटर्मिनेंट निकालना है, कुछ मिलेगा हमें, फिर इसका कोफैक्टर निकालना है, A का कोफैक्टर ऑफ A निकालना है, और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, और तब जाके A इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ भी एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इस A इनवर्स को हम लोग रख देंगे कहाँ पे? इक्वेशन 1 पे। तो फिर यहाँ पे लिखना होता फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स X है ये किसके इक्वल है? A इनवर्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा A इनवर्स हो गया। और B कितना है? B हमारा है D1 D2 D3, यह है D1 D2 D3। अब इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, और X तो मैट्रिक्स हमें पहले से मालूम ही है, X किसके इक्वल है? X Y Z के इक्वल है, X Y Z इक्वल टू। और यहां पर जब तुम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसका भी जो ऑर्डर है ना, सेम ऑर्डर का आएगा। यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आ जाएगा, बस ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि X यहाँ के इक्वल होगा, और यहाँ के इक्वल हमारा Y होगा, और Z यहाँ के इक्वल हो जाएगा, है ना। X का वैल्यू यहाँ से आ जाता, Y का वैल्यू ये वाला आ जाता, और Z का वैल्यू ये वाला आ जाता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2/2 वेरिएबल का और फिर 3/3 वेरिएबल का हमें लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, इसका प्रक्रिया हम बता चुके हैं। अब एक्सरसाइज को बनाएंगे। ये रहा इस एक्सरसाइज का पहला सवाल। क्या लिखा गया है? यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर 2 टाइप थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमें पहला नंबर ये सवाल है, इस सवाल में सॉल्यूशन करके बताना है ना। यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैट्रिसेस का प्रयोग करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है।
तो पहले लिख लेते हैं हम लोग गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 5y = 1 और फिर 3x + 2y = 7। ये हमारा इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना है। यहां पर लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे हम लिखना सिखाए हुए हैं अभी। x वाला पहले लिखो 2 3, y वाला लिखोगे 5 2। देखो एक सवाल अगर सीख गया तो बाकी खुद से बना सकते हो। इसके बाद वेरिएबल्स को लिखना है। वेरिएबल में कौन कौन है, x और y है। x y इस तरह से वर्टिकली लिखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना, वर्टिकली लिखना। = का साइन है और फिर क्या है 1 7, इसको भी वर्टिकली ही लिखना है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख दिए हैं। इसके बाद प्रक्रिया में हम क्या बताए हुए हैं, इसको नेमिंग कर लेना है एकदम बढ़िया ढंग से। एक सवाल को बढ़िया ढंग से सीख लो, पूरा आसान है। 2x2 का सीख लोगे सब बना लोगे, फिर एक 3x3 का सीख लोगे सब बना लोगे। इसका हम a नेमिंग कर लेते हैं। लेट a = 2 3 5 2। इसका हम लोग x नेमिंग करेंगे। हमेशा यही नाम लेना है, नाम कुछ भी ले सकते हो लेकिन फिक्स कर लो कि हम शुरू को x लेंगे, वेरिएबल वाला शुरू को a लेंगे, वेरिएबल वाला को x लेंगे और बाद वाला का नाम b ले लेंगे। अच्छा लगता है ये सारा नाम लेना। इसके बाद क्या करना है आपको, इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखा, नेमिंग कर लिया। देन अब अगर हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को इसके नेमिंग के जैसा लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ax = b। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देन ax = b और हमें सॉल्यूशन मतलब क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। इसीलिए इस मैट्रिक्स x को यहां पे छोड़ दो और a जब इधर ट्रांसफर होगा तो a इनवर्स इंटू b के इक्वल आएगा और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। x = क्या हो गया, a इनवर्स इंटू b। अरे कैसे आया है, हम बताए हुए ना कैसे आता है। सो कि हम दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि अगर ax = b है, हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इनवर्स इंटू a i के इक्वल होगा और फिर a इनवर्स इंटू b। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, a इनवर्स इंटू b। इसीलिए x किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना यहाँ पे, क्योंकि अब अगला टारगेट आपको है a इनवर्स निकालना। और a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। इस a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 3 5 2। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा 15। इधर से पहले गुना करेंगे 4 और -15 इक्वल टू कितना आएगा -11। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस समय इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है। अगर यहां पर 0 आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, 0 नहीं आना चाहिए। यहां तो 0 आया नहीं है, हम लोग लिख लेंगे इस बात को। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर a इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब डिटर्मिनेंट तो निकल गया, अगला टारगेट क्या है कि इसका कोफैक्टर निकाला जाए। और कोफैक्टर का नोटेशन देखो, यहां वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, a11 a12 a21 a22। तो कोफैक्टर का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल AIJ। देखो भैया, अगर a इनवर्स आपको नहीं निकालने आ रहा है तो पिछला वाला एक्सरसाइज में हम a इनवर्स निकालना सिखाए हुए हैं। पहले a इनवर्स निकालना सीख लो तब यहाँ पे आना, क्योंकि a इनवर्स हर क्वेश्चन पे निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा a11 पोजीशन का, कैपिटल A11 से नोटेशन करेंगे, -1 का पावर 1 + 1
और जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है उसका कॉलम को रो को डिलीट किया जाता है, बच क्या जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 डिटर्मिनेंट में। अब -1 का पावर कितना हो गया, 2 और इंटू 2। तो -1 का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव 1 साइन देता है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो -1 देता है। तो यहाँ पर +1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा पोजीशन है A12 का, -1 का पावर 1 + 2, और A12 में कौन है, 5 है। 5 का रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बच जाएगा, 3। -1 का पावर कितना हो गया, 3 और इंटू 3। यहाँ पे ऑड है, नेगेटिव साइन देगा तो कितना हो गया, -3 हो गया। फिर अगला आएगा A21, -1 का पावर 2 + 1, और A21 में कौन है, 3, ये डिलीट हो गया, क्या आएगा, 5 आएगा। -1 का पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू -5। और फिर अगला हम लोग 2 वाले पोजीशन पे आएंगे। A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2, और 2 वाले पोजीशन में कौन है, 2 है, डिलीट करेंगे रो और कॉलम को तो कितना बचेगा, 2। -1 का पावर 4 इंटू 2, यहाँ पॉजिटिव साइन देगा तो इक्वल टू 2 हो गया। अब चारों एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, तो एक साथ सबको लिखना पड़ता है ना। कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, तो सीरियल से लिखो, A11 के स्थान पे कितना आया है, 2, A12 के स्थान पे कितना आया, -3, A21 के स्थान पे कितना आया, -5, और A22 के स्थान पे कितना आया, 2, लिख लिया। फिर इसके बाद कोफैक्टर जब निकल जाएगा, हमें इसके बाद एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट बनाता है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम में लिखना होता है, 2 - 3, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखना होता है, -5 और फिर 2। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है A इनवर्स। तो देयरफॉर A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यही ना फॉर्मूला था, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट कितना आया है, डिटर्मिनेंट हमारा किधर गया भैया, -11 के इक्वल आया है। तो 1 बाय -11 इक्वल टू इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है, 2 - 3, 2 - 3 और फिर -5 और फिर 2। ये हमारा क्या निकल गया, A इनवर्स निकल गया। देखो A इनवर्स निकल गया। अब A इनवर्स निकल गया तो इस A इनवर्स को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे, क्योंकि X तो मालूम है, इसी चीज को निकालना है, और B तो यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके बाद लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे X इक्वल टू क्या था, A इनवर्स इंटू B, यही ना था, A इनवर्स इंटू B। X इक्वल टू A इनवर्स, अच्छा सब मैट्रिक्स फॉर्म पे हम लोग लिख रहे हैं तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख लेते हैं। X मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि देखो x किसके इक्वल था, एक्स वाई के इक्वल। और A इनवर्स का वैल्यू यहां पर अगर फ्रैक्शन पे आया है तो हम बोलते हैं बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी ऐसा ही रहने दिया जाए। तो -1/11 ये बाहर है, और मैट्रिक्स हमारा है 2 -3 -5 और फिर 2। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ, और b कितना है, b हमारा है 17 के इक्वल, 17 के इक्वल। अब ये एक्स वाई तो हमें निकालना है, यहाँ तो कुछ करना नहीं, इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स के जो बाहर रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना ही चाहिए, गुना भी आना चाहिए मैट्रिसेस का। गुना कैसे करते हैं कि इस रो को हम कॉलम के जैसा बना लेते हैं, पहला पहला के साथ और दूसरा दूसरा के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, और बीच में आता है प्लस का साइन, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस कितना हो गया, 35। फिर अगला में आएंगे, क्योंकि इसके आगे कॉलम है नहीं तो आगे तरफ हम जाएंगे नहीं। अब सेकंड वाले रो पे आ रहे हैं नीचे, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और प्लस 2 × 7 कितना हो गया, 14 हो गया। एक्स वाई इक्वल टू -1/11
और यहाँ पे हो जाएगा -33 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 11। ये चीज़ आ गया। अब अगर हम -11 से यहाँ पे डिवाइड कर दें सब में, क्योंकि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट तो टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन में चला जाता है। इधर आ जाते हैं, XY इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -33 और डिवाइडेड बाय -11 और दूसरा हो जाएगा 11 बाय -11। ये -11 से हम डिवाइड कर दें, ये माइनस माइनस कैंसिल 3 बार में यहाँ पे जाएगा और अच्छा माइनस यहाँ कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 11 कैंसिल होगा तो -1 बच जाएगा। XY इक्वल टू यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे -1 आया। देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे, x किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। देयरफॉर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। अब ये जो आंसर है आपने सही लाया है कि नहीं, इसको भी चेक किया जा सकता है। वो कैसे, देखो चेक करने के लिए हम बताते हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन को यहाँ पे रख लो, जैसे अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 5y है, उसका लेफ्ट पोर्शन ले लेना है। कितना है, 2x + 5y। अब x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। x का वैल्यू कितना आया, 3 आया है। यहाँ पे रखो 2 × 3 और +5 × y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू -1 आया है। y का वैल्यू -1 आया है। अब कैलकुलेट करो, 6 - 5 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब देखो किसी भी इक्वेशन का हम इसका LHS लिए और LHS में x और y का वैल्यू पुट किया तो RHS के इक्वल आ गया, मतलब 1 के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि x और y का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लाए हैं वो सही लाए हैं। अगर तुम चाहो सर हम इस पहला वाले इक्वेशन पे ना रख के हम दूसरा वाले इक्वेशन पे रखें, तो यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 7। समझ गया बात को। इसे हम दूसरा वाला में रख के दिखा देते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन कितना है, 3x + 2y का लेफ्ट पोर्शन यही ना है। x का वैल्यू कितना लाए हैं, 3 और y का वैल्यू कितना लाए हैं, -1। यहाँ 3 × 3 + 2 × -1, देखो 9 और -2 इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो दूसरा वाला में 7 के इक्वल आ गया है, यानी कि जब ये इक्वल इसका आ गया इसका मतलब तुम सही बनाए हो, का आंसर तुम सही बनाए हो। ऐसे चेक भी कर सकते हो कि तुमने सही आंसर लाया है या गलत आंसर लाया है। तो अगर आप इस सवाल को बहुत बढ़िया ढंग से सीख चुके हो तो बाकी के सवाल खुद से बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम पहला का एक और सवाल बनाने जा रहे हैं। अब इसका सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर आप लोग खुद से बनाइए। हम एक सवाल बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सवाल नंबर 4 को। इस सवाल को बना दे रहे हैं, सवाल नंबर 4 को। आसान है, खुद से बना सकते हो, लेकिन हमको मन किया कि एक और बता देना चाहिए ताकि पूरा क्लियर हो जाओ। देखो 4 नंबर बना रहे हैं। पहले हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको गिवन कर लेना है। गिवन 4x - 3y है, 4x - 3y इक्वल टू 3 और फिर 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल टू 7। सही लिखे ना, 4x - 3y इक्वल टू 3 और 3x - 5y इक्वल टू 7। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना पड़ता है ना। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि हमें मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। पहले हमें बता चुका है कि देखो बनाना है तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म से, मैट्रिक्स फॉर्म से बनाना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले x का कोफिशिएंट लिखेंगे, 4 है, फिर 3 है। y का कोफिशिएंट देखो, y का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, यहाँ पे -3 लोगे। फिर कितना है, -5 है। इसके बाद वेरिएबल्स को लो, 2 वेरिएबल है x और y, वर्टिकली लिखना है।
यहाँ माइनस एक्स और माइनस वाई नहीं ले लेना, क्योंकि देखो ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे आ गया है ना -3 -5, ये पॉजिटिव में ही हमेशा आएगा। और इक्वल टू 3 और 7 है, इसको भी लिख लिए 3 7। अब नेमिंग करना होता है, इसका नाम हम लोग फिक्स कर ले कि ए ही इसका नेमिंग करेंगे। ए इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 3 -3 -5। इसका नाम क्या लेते हैं हम लोग, एक्स लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स वाई है। और इसका नाम बी लेते हैं, बी इक्वल टू है 3 7, 3 और 7। नेमिंग लेने का कारण है कि इस जो मैट्रिक्स इक्वेशन को है हम नेम के अनुसार से इसको लिखना चाहते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी के इक्वल, ए एक्स इक्वल टू बी। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू, और ये हमारा मैट्रिक्स एक्स में आता है। इस मैट्रिक्स एक्स को इधर रखेंगे, ए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू बी। और ऐसा कैसे लिख रहे हैं हम बता चुके हैं आपको पहले। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। इतना दूर तक आने के बाद हमें अगला टारगेट है कि ए इनवर्स कैसे निकालना है। ए इनवर्स को निकाला जाए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तुमको ए का डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा। नाउ डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू, देखो ए कितना है, 4 3 -3 और फिर -5। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 4 को -5 से गुना करेंगे, -20, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 9, इक्वल टू कितना आएगा, -11 आएगा। अब डिटर्मिनांट ऑफ ये 0 नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनांट के बाद हम लोग अगला चीज क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। और कोफैक्टर हम लोग पहले इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये 1 1 पोजीशन पे है। हम इसका नोटेशन कैसे करते हैं, कैपिटल ए 1 1 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1। और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, क्या बच जाएगा, -5। उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिखना है। -1 का पावर 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट आएगा -5। ये इवेन है, पॉजिटिव साइन देगा, तो इक्वल टू कितना हो गया, -5 हो गया। अगला है A12, -1 का पावर 1 + 2। और A12 में कौन है, -3, रो और कॉलम डिलीट करेंगे A12 वाले पोजीशन का, कितना बच जाएगा 3। इसको डिटर्मिनेंट पे लिखेंगे। -1 का पावर 3 इंटू 3, यहाँ से नेगेटिव साइन देगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ गया। फिर अगला पोजीशन 2 1 का है, -1 का पावर 2 + 1। और 2 1 में कौन है, 3, ये हम डिलीट कर देंगे। 2 1 वाले पोजीशन का रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा, -3। -3 का डिटर्मिनेंट, -1 का पावर 3 इंटू -3, तो माइनस +3 हो जाएगा। फिर अगला आएगा A22 पोजीशन, -1 का पावर 2 + 2। और A22 में कौन है, -5 है, इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा, 4। -1 का पावर 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो गया। अब टोटल कोफैक्टर निकल गया, इसको एक साथ लिख लेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, पोजीशन के हिसाब से लिख लो। A11 में कौन आया, -5 -3, ये सीरियल से होगा, -5 -3 3 4, -5 -3 3 4। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स में एडजॉइंट का जरूरत पड़ता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, रो को कॉलम में लिखना है, -5 -3, पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है। अब इसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है -11 और एडजॉइंट ऑफ ए है -5 -3 3 4। ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब ए इनवर्स को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के पास रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1। x इक्वल टू हमारा क्या है, a इनवर्स इंटू बी है, और x को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे तो x हमारा xy के इक्वल है, और a इनवर्स अभी अभी लाए हैं -1/11, -5 -3 3 4, -5 -3 3 4, और b मैट्रिक्स कितना है, देखो b मैट्रिक्स है 3 7 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, सही लिखा ना इसको, -5 -3 3 4। अब देखो इस x और y का वैल्यू तो हमें निकालना है, यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैट्रिक्स के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तो -5 गुना 3 कितना हो जाएगा, -15, और फिर प्लस 3 गुना 7 कितना हो गया, 21। फिर इसके आगे कॉलम है ही नहीं, इधर आगे बढ़ेंगे नहीं, अब नीचे वाले रो पे आते हैं, -3 गुना 3 कितना हो जाएगा, -9, और प्लस 4 गुना 7 कितना हो जाएगा, 28। ये आ गया। xy इक्वल टू -1/11, यहाँ पे घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 पे 9 जाएगा तो 19 हो गया। अब -1/11 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, xy इक्वल टू हो जाएगा -6/11 और -19/11। तो कंपेयर कर लेंगे, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा, -6/11, और y का वैल्यू, y किसके जगह पे है, -19/11। यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।